नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रही है। इस मामले में कांग्रेस राजधानी में संग्राम पर उतर आई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2 दिन तो हिरासत वाली राजनीति चल रही थी, लेकिन आज मामला आगजनी और बैरिकेडिंग तोड़ने तक पर आ गया। अकबर रोड के पास टायरों में आग लगा दी गई, हंगामा मचा। कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से मोर्चे पर उतर आए थे। पुलिस से उनकी जोरदार भिड़ंत भी हुई। ये बवाल और प्रदर्शन राहुल गांधी के समर्थन में किया गया। कांग्रेस प्रदर्शन के जरिए राहुल के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रही है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आज से बवाल एक कदम और आगे बढ़ते हुए गाली गलौज तक पहुंच गया। नागपुर के एक नेता ने 13 जून को भीड़ इकट्ठा की, मंच पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिठाया, जबरदस्त भाषणबाजी करने लगे और इस दौरान उन्होंने मर्यादाओं को भी तोड़ दिया। सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे दी। शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए। हम आज मुकाबला में इस पर चर्चा करेंगे कि क्या किसी भी कानूनी कार्रवाई को गंदी बयानबाजी के जरिए क्या लड़ाई का एक मोहरा, लड़ाई का एक हथियार बनाया जा सकता है? क्या गाली गलौज पर उतर आएंगे कांग्रेस के नेता? क्या यही कांग्रेस का सत्याग्रह का तरीका है जिसने आज दिल्ली की सड़कों को आग की लपटों में झोंक दिया? इससे पहले मैं आपको शेख हुसैन का वो बयान दिखाती हूं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर है, ये तो कुछ नहीं है। अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा, पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएगी, इस देश को ये बर्बाद हो जाएगा। यही मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी, तुमको लोगों ने देश को विकास करने के लिए दिया है। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे। जहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है। आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो। किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर अब क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। इस तरीके की भाषा के साथ लोकतंत्र को बचाने का क्या दावा कांग्रेस पार्टी कर सकती है? इंडिया टीवी ने इस गालीबाज नेता से जब पूछा तो वो सफाई देने लगे। वीडियो वायरल हो चुका है। उन्होंने कहा कि भावनात्मक रूप में बहकर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। नहीं, मैंने वैसा जैसा ये लोग बीजेपी वाले माहौल बना रहे हैं, एक नागपुर शहर के माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं। अरे ऐसा तो इससे तो कई पर ज़्यादा लोग टीवी पे, व्हाट्सएप पे बोलते हैं। बीजेपी वाले सोए रहते हैं क्या? और मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं बोला ना। प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री है, हम क्यों बोलेंगे ऐसा? एक मुहावरे के तौर पर मैंने तो भाषण पूरा दिया, आपने मेरा पूरा भाषण देख लो। एक मुहावरे के तौर पर आखिरी में मैंने बात वो एक बोल रही है, बोला, उसमें कोई प्रधानमंत्री को नहीं बोला ऐसा मैंने। मुहावरा, वो भी इतना ऊंचा, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्या ये जस्टिफाई कर पाए? हम आगे करेंगे इस पर चर्चा। हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से भी सवाल पूछा। रणदीप सुरजेवाला तो सवाल को ही टाल गए, अपने एजेंडे पर आ गए। इससे साफ होता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या चलता है। पीएम मोदी को लेकर क्या कहा, उनकी सोच क्या है, आप सुनिए। जब गंदी गालियां प्रधानमंत्री देते हैं कांग्रेस नेतृत्व को, उसको भी इसी तर्ज पर उठाते। मैं खंडन करता हूं कांग्रेस के। अगर किसी कार्यकर्ता ने ये कहा तो हम इसको सिरे से नकारते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। उनका द्वेष हो सकता है कांग्रेस पार्टी से। वो बदले की आग में धधक रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, पर हम उनका सम्मान करेंगे विनम्रता से और सादर से। और मैं सबको कहूंगा, प्रधानमंत्री जी के सम्मान में कोई बात कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना कहे जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। कंडेम भी कर देते,
लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी जी और अलका लांबा जी का स्वागत करते हैं। अब चर्चा उन्हीं से करते हैं कि क्या इस तरीके का बयान दिया जाना चाहिए था, और अगर ऐसा बयान दिया गया तो गलती किसकी है। बहुत स्वागत है सुधांशु त्रिवेदी जी आपका। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप पक्ष रखेंगे, कांग्रेस पार्टी की ओर से अलका लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत अलका लांबा जी आपका। मैं शुरुआत आप ही से करती हूँ। धन्यवाद मीनाक्षी जी। आज दिल्ली की सड़कों पर चिंगारी भी दिखाई दी, आग भी दिखाई दी, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसनाक तो वो बयान है जो शेख साहब के मुंह से हमने सुना। इस तरीके का ओछा मुहावरा, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। मीनाक्षी जी, मैं आपके और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूं कि नागपुर के जो भी नेता उन्होंने जो कहा, उसके बाद आपने राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे महासचिव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का भी बयान आपने जनता को दिखाया कि बिल्कुल कांग्रेस इस तरह की बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है, ठीक है ना, और ना ही उससे हम सहमत है और ऐसा नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ पहले भी कहा। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उन्होंने अल्पसंख्यकों पर देश पर होते हुए लगातार हमले को उठाया, उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे, गिरती अर्थव्यवस्था, बहुत कुछ बोला। उन्होंने कुछ नहीं सुना, ना सरकार ने न मीडिया ने एक शब्द, जिससे कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी ने कांग्रेस का स्टैंड साफ कर दिया। वो प्रधानमंत्री सबके हैं, लेकिन सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला है, उनको लेकर किस तरह की टिप्पणियां की हैं, अगर नहीं है तो मैं आपको भेजती हूं, अगर आप चलाएंगी तो, कि संबित पात्रा से लेकर भाटिया तक इटालियन जर्सी गाय, पता नहीं क्या बार, ये वो गर्ल। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी 77 साल की महिला है ना, उनके लिए कितनी अभद्रता। मैं बिल्कुल सहमत हूं, उस तरह की अभद्रता नहीं करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आज सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं, देश जिससे लड़ रहा है, जिससे जूझ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, है ना, अब तो सेना की नौकरियों को ठेके पर रख दिया, पक्की नौकरी नहीं, 4 साल के ठेके पर रखा जाएगा, उसके बाद रिटायर कर दिया जाएगा। बेरोजगारी चरम पर है, 2 करोड़ नौकरी हर साल, अब कितनी, 1.5 साल में 10 लाख एहसान कर रहे हैं, है ना। और जो राहुल गांधी जी आपसे सवाल करते हैं, वो सवाल ना करे, इसलिए उनको डराने के लिए ईडी पीछे लगा दी। अब ईडी से वो डरते तो है नहीं, तीसरा दिन है, लगातार सवाल हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, 30 दिन और बुला लीजिए, जितने सवाल करने हो करा लीजिए। लेकिन एक मीनाक्षी बड़ी अजीब सी बात सामने आई कि बंद कमरे में ईडी के अधिकारी और राहुल जी हैं। राहुल जी सुबह कांग्रेस ऑफिस में आए, क्या पूछताछ हो रही है हमें बताया, मुस्कुराते हुए कहा डरना नहीं है, लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं को कौन बता रहा है, नेताओं को, कि बंद कमरे में ईडी क्या सवाल कर रहा है? या तो वह सवाल पीएमओ से आ रहे हैं, भाजपा के मुख्यालय से आ रहे हैं, या ईडी का कोई अधिकारी मिला हुआ है राजेश्वर सिंह की तरह, जो अभी ईडी की छोड़कर नौकरी 11 साल बची थी, बीजेपी के मंत्री हो गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लिया बीजेपी की टिकट पर। तो ये तो निष्पक्ष हमारी संस्थाएं जब नहीं रहेंगी तो बिल्कुल चिंता होगी। ठीक है अलका जी, मैं ईडी वाले मसले पर आऊं, उससे पहले हम जरा भाषाई मर्यादा पर बात कर लेते हैं। और सुधांशु जी, जो बात अलका जी कह रही थी उसका अर्थ यह निकला कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। उन्होंने 2-3 उदाहरण देते हुए ये कहा कि ये भाषाई मर्यादा तोड़ने का सिलसिला जहां से शुरू हुआ, उसी का ये रिपरकशन है। हाँ, जो बात अलका लांबा जी ने कही ये महज इत्तेफाक नहीं है, और जो बात आपने कही मीनाक्षी जी, सही बात है। ये कहां से शुरू हुआ? इन्होंने सोनिया जी का नाम लिया, याद करिए 2007 सोनिया जी ने बोला था मौत के सौदागर। इस ढंग की भाषा का प्रयोग कभी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं किया था, और आप सत्ताधारी दल थे उस समय। जो सबसे बड़ा दल होता है उसका जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद जो 2011-12 तू चाय बेच, नाली के कीड़े, यमराज, लहू पुरुष, और इतना ही नहीं, 2014 के चुनाव में इमरान मसूद ने बोला मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और उस समय वो कांग्रेस सदस्य नहीं था, वो समाजवादी पार्टी का सदस्य था। इसके बावजूद अगले दिन राहुल गांधी उसका प्रचार करने गए, कोई भी जाकर चेक कर सकता है। अगले दिन सपा के कैंडिडेट का प्रचार करने गए, और उसके बाद उसको सम्मान पूर्वक अपनी पार्टी में लाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना लिया। और वहां से बात बढ़ते बढ़ते, याद करिए, कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ट्विटर हैंडल पे तू चाय बेच आया था। भले ही बाद में लोकापवाद के चलते हुए उन्होंने उसको विड्रॉ किया, और आज जिस प्रकार का शब्द बोला गया है वह घृणित श्रेणी में आता है, और वह दिखाता है कि भाषाई मर्यादा की जो
अधोपतन शुरू किया था 15 वर्ष पहले, वो कहां से कहां तक पहुंचा और उसी के साथ जनता ने कांग्रेस का भी पतन कहां तक पहुंचाया है। मुझे लगता आज जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, कम से कम अगर ईमानदारी होती तो कांग्रेस पार्टी को उसके लिए प्रयोग करना चाहिए। मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे किसी नेता ने किसी दूसरे नेता के लिए बोटी बोटी काट डालूंगा शब्द का प्रयोग किया। आज जो कहा गया, इस ढंग की मौत मरने की बात कही, किसी की मृत्यु की बात कही, अरे ये तो और क्या है, तो भारत माता के टुकड़े करने वालों के साथ जाके खड़े हो गए। तो भाषाई मर्यादा ने आपके अंदर की नियत और आपके अंदर का छिछलापन, आपके अंदर का निचलापन पूरे विद्रूप स्वरूप के साथ आज सामने लाकर रख दिया है। अब मैं ईडी वाली बात पे भी एक बात कह दूं, अलका जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कहा जी आपको याद नहीं है, आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में यह कहा जाता था एनआईए का अधिकारी आपके राष्ट्रीय महासचिव को ब्रीफिंग देता था। शहीद हेमंत करकरे का कितना बड़ा मजाक उड़ा दिया दिग्विजय सिंह ने यह कह के कि उन्होंने मुझे यह बताया था। भाई वो कुछ थे ही नहीं सरकार में, तो कल के दिन आज तो वो बेचारे जवाब देने के लिए नहीं है कि एक एनआईए का अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार में कुछ नहीं है, उसको नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो टेररिज्म की जांच कर रही है, वो कैसे आके बात करती थी। असीमानंद का इंटरव्यू तिहाड़ जेल के अंदर जाके हो गया, वो तो गजब था साहब। पत्रकार अंदर भी चला गया और उसने इंटरव्यू भी ले लिया और उस इंटरव्यू को प्रमाण भी मान दिया गया। इसलिए आपको मेरे ख्याल लेके करके आप दोनों अपनी बात रखिए, अच्छा रहेगा। एक करके आपको कंडेम करने का टाइम और कह दूं भाई, आपने देखिए दो ही लोग हैं ना, तो अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। अरे भाई सुनिए तो अलका जी, दो लोग हैं, अपने अपने टर्न पे बोलिए। भारत के इन्वेस्टिगेशन के इतिहास में एक ही मौका था, इशरत जहां का केस, जब यूपीए सरकार की ही दो एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। आईबी चीफ इनका कह रहा था कि इशरत जहां आतंकवादी है, सीबीआई चीफ पहले कह रहा था आतंकवादी है, फिर उसने कहा आतंकवादी नहीं है। यार ये एक ही सरकार की दो एजेंसी एक व्यक्ति के बारे में कह रही आतंकवादी है, एक में आतंकवादी नहीं है, और उसकी सूचना सबसे पहले दिग्विजय सिंह को है। आपको अपने दौरे हुकूमत की, अब मैं बता दूं मीनाक्षी के जवाब का जो ये ताना बाना था, ये आपके दौरे हुकूमत का था, इसलिए आपको ठीक है। अलका जी, मेरे ख्याल पे एक बात पर तो आपको भी सहमत हो जाना चाहिए और एक मत हम तीनों ही लोगों को हो जाना चाहिए कि भाषाई मर्यादाओं को इस तरीके से तार-तार करना ये कतई शोभा नहीं देता है। और शेख साहब अब भले ही उसे मुहावरे की उपमा देते रहे हैं, उससे अब वो डैमेज तो वो कंट्रोल होता नहीं है। जिस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, पहले तो किसी की मौत की कामना करना और फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा, वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। अब आप अपनी बात रखें। मीनाक्षी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। ये तो हमारे नागपुर के कांग्रेस के एक छोटे से नेता हैं, लेकिन भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता निपुण शर्मा अपनी भाषा की सारी मर्यादाएं भूल गई। पूरा देश जल रहा है, पूरा अरब देश राजदूतों को बुलाकर थू-थू कर रहा है हमारे देश के ऊपर। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। क्या कहा निपुण शर्मा ने कि व्यक्ति के बारे में नहीं कहा, एक पूरे धर्म विशेष के प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर किस तरह की टिप्पणी की। आज पूरी भाजपा उसे बचा रही है, पार्टी से निकाल दिया प्रवक्ता से, लेकिन जेल नहीं जाने देंगे। और जिन महमद करकरे जी की स्वर्गीय हमारी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर किसने क्या टिप्पणी की, कौन है? प्रज्ञा ठाकुर आतंकी है, आतंकी दोषी है, 10 साल की सजा है, बेल पर बाहर है, भोपाल से आपकी सांसद हो जाती है। और आपको अब ये लगता है कि आपके 19 का चुनाव प्रज्ञा ने निकाल दिया तो अब नुपुर आपको 24 जितवा देगी। इसलिए धार्मिक उन्माद होता है पूरे देश में। और हेमंत करकरे जी की मौत को, शहादत को जो अपमानित करती है, वो इनकी भाजपा की भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर है। ये हमें सिखाएंगे भाषा क्या होती है, मर्यादा क्या होती है। ये गांधी की पार्टी, ये गोडसे की पार्टी नहीं है, ये सावरकर की पार्टी नहीं है जो माफी आपसे अंग्रेजों की तरह मांगकर झुक जाएगी, आपसे डर जाएगी। ये देश का माहौल आज किसने खराब किया है? पूछना चाहते हैं किसकी सरकार है देश में पिछले 8 साल से? किसकी सरकार सबसे अधिक राज्यों में, किसके सर्वाधिक सांसद और विधायक है? और देश जो आज जल रहा है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पे है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज देश में जो बेरोजगारी है, क्या कांग्रेस की वजह से 8 साल आप फेल हो गए? अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, आप फेल हो जाते हैं पूरी तरह। लेकिन अलका जी, अगर अर्थव्यवस्था के ही मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करूं, तो अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ये तर्क रखती है कि जिस वक्त आर्थिक मंदी का दौर पूरे विश्व में था कोविड की वजह से, उस वक्त भी हमारी ग्रोथ रेट बाकी देशों के मुकाबले बेहतर थी। और साल 2013, साल 2011 के ग्रोथ की उपमा दी जाती है कि जरा इन्फ्लेशन रेट उस दौर में देखिए 13% थी। आज के दौर के मुकाबले वो इन्फ्लेशन रेट भी कई ज्यादा थी। आज महंगाई दर क्या है खुदरा व्यापार में बता सकती हैं? 18% पार कर चुका है। बेरोजगारी जो है, आपने कहा कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था की चुनौती थी, 8 साल में 2 साल निकाल दीजिए,
45 साल में। और आप कहती है जब विकास हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, विकास दो हाथों से होगा ना, और जब विकास होगा, निर्माण कार्य होंगे तो रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार के आंकड़े तो ये बताते हैं 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ गया, युवा के दो हाथ जो हैं वो बेरोजगार और कमजोर हैं। कल को तो ये भी कह देंगे कि देश का युवा प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम कर रहा है, देश को बदनाम कर रहा है, रोजगार मांग रहा है। उसके रोजगार मांगने से विश्व में मैसेज संदेश जाता है कि युवाओं के दो हाथ में रोजगार नहीं है, वो कमजोर है। ये कमजोरी की निशानी विदेशों में बैठे हमारे दुश्मनों को गलत संदेश है। इसलिए युवाओं को रोजगार नहीं मांगना चाहिए, बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए रोजगार। लेकिन ये राहुल गांधी अगर रोजगार मांगते हैं तो थोड़ी ना ईडी द्वारा सम्मान दिया जाता है। ईडी का सम्मान इसलिए है क्योंकि मुद्दा भ्रष्टाचार का है। मीनाक्षी जी बिल्कुल, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी जी ने किसानी का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी जी ने जयपुर में महंगाई महारैली में महंगाई का मुद्दा उठाया, महिला सुरक्षा का हाथरस हो, पूरा उन्नाव हो, पूरा उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी राहुल जी ने मुद्दे उठाए। यही मुद्दे उठाने की वजह से ही आज राहुल गांधी जी, गांधी परिवार निशाने पर है। तब भी इन्हें गांधी से खतरा था, इसलिए गोडसे की गोली किसी अंग्रेज का सीना नहीं, महात्मा गांधी का सीना चीर कर गई थी। और आज भी यही लोग जो है बापू का पुतला बनाते हैं और गोलियों से मारते हुए इनके लोग दिखते हैं। तब कोई नहीं कहता कि ये सब नहीं होना चाहिए। और आज भी वही एक गांधी जिसका नाम राहुल गांधी है, वो इन संघियों को ललकार रहा है कि देश में जो उन्माद, धार्मिक उन्माद जो जल रहा है, उसे हम जलने नहीं देंगे। एक ही गांधी है, उसका नाम है राहुल गांधी। यानी कुल मिलाकर बात यह है सुधांशु जी, अलका जी का कहना साफ है कि राहुल गांधी जी की इस पॉलिटिक्स से, लोक कल्याण की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी डरती है, घबराती है, और इसलिए वो ईडी को बार बार आगे करती है। और इसलिए मामला भ्रष्टाचार का नहीं है बल्कि प्रतिशोध की राजनीति का है। देखिए, अलका जी ने बहुत लंबा वक्तव्य दिया है, तो इनके वक्तव्य का फिर मैं शुरू से ही उत्तर दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले इन्होंने कहा धार्मिक घृणा। अलका जी, एमएफ हुसैन ने हिंदू देवियों की नग्न तस्वीरें बनाई और आपकी सरकार ने यह कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शर्म आनी चाहिए। और तो और एचआरडी मिनिस्टर के रूप में अर्जुन सिंह ने जाकर एक ऐसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें कहा माता सीता और भगवान राम भाई बहन थे, शर्म आनी चाहिए थी। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब वो घटिया बयान दिया था, उस समय एमआईएम के साथ आपकी गठबंधन सरकार चल रही थी। नूपुर शर्मा ने तो अपने बयान के लिए खेद व्यक्त किया, हमने उसके बावजूद पार्टी से निकाला। आप बताइए, आपने एमआईएम से गठबंधन तोड़ा था क्या, जिसने हिंदुओं के लिए मनहूस शब्द का प्रयोग किया था? उसके बावजूद जलवाए जलाल के साथ वो गठबंधन में था और अभी उस एमआईएम के साथ महाविकास अघाड़ी ने राज्यसभा में समर्थन लिया है। इसलिए सबको पता है कि धार्मिक संवेदना, धार्मिक भावना और उसको लेकर किसके मन में क्या है। अब मैं आता हूं बेरोजगारी, महंगाई और ईडी के मुद्दे के ऊपर। आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात कही, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, 16 मई 2014 तक जब आपकी सरकार थी, क्या आप चार्जेस फ्रेम कर पाई थी आपकी सरकार? नहीं। 2006 में केस बुक किया और 8 साल तक ये लोग चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए। और मकोका का केस, जिसको ये आतंकवाद कह रहे हैं, वो इनकी सरकार के रहते कोर्ट से खारिज हो गया, क्योंकि केस में कुछ था ही नहीं। तो ये क्या करते? और मजे की बात क्या है, आप जाके चेक कर लीजिए, मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूं। 2011 में केस एनआईए को सौंपा गया और 2008 में गृह मंत्री बोलता है कि हिंदू आतंकवाद। कौन? चिदंबरम साहब और सुशील कुमार शिंदे 2013 जनवरी में कह देते हैं कि आरएसएस टेरर कैंप चला रहा बतौर गृह मंत्री। और जब सुषमा जी ने कहा जवाब दीजिए सदन के पटल पर, तो आपके गृह मंत्री ने कहा तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, विड्रॉ कर लेता हूं। यह दर्शाता था कि आपके मन में क्या था, सुरक्षा एजेंसियों का कैसा उपयोग और कैसा दुरुपयोग आपके जमाने में किया जा रहा था। इसलिए हमने कहा कि वो जहनियत आप में हावी है। और अभी अलका जी ने एक बात बोली, मैं दर्शकों से कहता हूं, इन्होंने कहा 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। 45 साल दर्शकों ध्यान करिएगा, 1977 से शुरू होते हैं। 1977 में आइएगा, 80 में 25% रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना कम, 2% की ग्रोथ रेट। 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया, 1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, भयंकर बेरोजगारी, भयंकर इन्फ्लेशन, सोना गिरवी रखना पड़ा। मगर उससे ज्यादा खराब अर्थव्यवस्था आज है। ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, 45 साल हवा में बोल दिया जाके, जिसमें वो दौर भी शामिल है जिसमें अर्थव्यवस्था का ढांचा टूट गया था, सब कुछ बदलना पड़ा था। 10% से अधिक की रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10 बार रही। और आज राहुल गांधी ने जिस जगह से बैठ के ज्ञान दिया है, मैं पूछना चाहता हूं,
दुनिया का एक देश बताइए जहां आज भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन विकास की दर से कम हो, वो सिर्फ हम हैं। जहां से बैठ के ज्ञान दिया उस इंग्लैंड में 10% है, अमेरिका में इस समय 45 साल की सबसे बड़ी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आज जो श्रीलंका में हो रहा है वो उसके लिए मोदी जिम्मेदार है, या जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कम से कम वो पार्टी जिसका नेता सर्वाधिक विश्व भ्रमण करता हो और वो जाकर जिस देश से बैठ के ज्ञान देता हो वहां की ही अर्थव्यवस्था को देख ले, तब वो जवाब दे तो बेटर रहता है। मैंने सारी बातें फैक्ट दर्शक जाकर चेक कर सकते हैं आज के दौर में। ठीक है सुधांशु जी, लेकिन एक ईडी की बात रह गई अलका जी, एक मिनट मैं आ रही हूँ आपके पास। एक ईडी की बात इसलिए रह गई क्योंकि आज दिल्ली की सड़कों पर जो हमने देखा, सुधांशु जी की बात भी आपने सवाल अच्छा पूछा। ईडी की बात जो रह गई, आज देखिए सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घसीट कर पुलिस ने आज गाड़ियों में भरा, चाहे वो महिला नेता थी चाहे वो पुरुष नेता थे, सभी लोगों को घसीटा गया। यहां तक कि कांग्रेस दफ्तर के अंदर पुलिस बल घुस गया। आरोप लगाया गया कि भाई कांग्रेस दफ्तर के अंदर क्या परेशानी थी, वो तो उनके अपना एरिया है, वहां पर पुलिस ने क्यों इस तरीके से हरकत की? बिल्कुल हाँ, ये जो आप बात कह रहे हैं, देखिए ये केस अपने आप में एक अद्भुत केस है भारत के इतिहास का। ये केस कब शुरू होता है? 1 नवंबर 2012। 1 नवंबर 2012 किसकी सरकार थी? इनकी सरकार के दौर में केस शुरू हुआ। इनकी सरकार के दौर में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने नहीं शुरू किया था, दिल्ली हाईकोर्ट से बेल लेनी पड़ी हाईकोर्ट के कहने पर इनके नेताओं को। यह पूरा मामला कोर्ट के द्वारा संचालित इनके दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। अब जहां आज की बात है, यह बात तो बहुत वाकई गंभीरता से विचार करने योग्य है। यह बताइए 3 दिन से कांग्रेस शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्री दिल्ली में क्या कर रहे हैं? वो सारा राजकाज अपना छोड़कर जिन प्रदेशों की जनता ने चुना था, वो आज 3 दिन से जो भीड़ इकट्ठा कर रखी थी कांग्रेस ने, आज वह बात साफ हो गई कि उनका अंतिम मंतव्य क्या था। एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने 100 साल पहले कहा था कि सेल्फ डिसिप्लिन इज फोरमोस्ट फॉर स्वराज, और वायलेंस के किसी भी तरीके का कोई रास्ता नहीं हो सकता पॉलिटिकल उसमें। और एक आज की गांधी जी हैं, पहले सोनिया गांधी जी आर पार की बात कर चुकी थी और ये लोग आकर आज आगजनी करने लगे, यह बात साफ साफ दिखाई पड़ने लगी। इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आज हैं क्या? लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं? तो केवल एक सांसद है और वो वरिष्ठतम सांसद भी नहीं है। इसके बावजूद जो हो रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी नहीं परिवार है, केवल एक परिवार की जागीर है। अन्यथा कोई औचित्य नहीं बनता कि सारे मुख्यमंत्री और सारे सांसद एक सांसद के लिए 3 दिन तक दिल्ली में डेरा डाले रहे। और मैं पूछ रहा, एक लाइन और कह दूं, ये जिस बेरोजगारी महंगाई की बात करते हैं उसके लिए कब 3 दिन तक डेरा डाला है कांग्रेस के नेताओं ने? मुझे बता दें। ठीक है, वो मैं अलका जी से पूछूंगी, लेकिन सुधांशु जी आप ये जरा सोच के रखिएगा कि ऐसा कौन सा वायलेंस आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कर दिया। वो तो शांतिपूर्वक मार्च निकालना चाह रहे थे, मार्च नहीं निकालने दिया गया। सड़क पर बैठकर धरना करना चाह रहे थे, धरना नहीं करने दिया गया। कांग्रेस दफ्तर के भीतर पुलिस घुस गई। आखिर इसका क्या औचित्य है, ये मैं आगे आपसे समझूंगी। लेकिन अलका जी जरा मुझे बताइए, ये तो व्यक्तिगत आरोप है भ्रष्टाचार के, राहुल गांधी पर है, सोनिया गांधी पर है। पार्टी इतनी आग बबूला है जैसे कि पूरी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया हो। मीनाक्षी जी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता के पास आज के जो सवाल है उसके जवाब नहीं, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। स्वर्गीय MF हुसैन दुनिया छोड़ चुके हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। अर्जुन सिंह जी दुनिया छोड़ चुके हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। इतिहास खंगालने लगे क्योंकि वर्तमान में जो सवाल खड़े हैं उनके जवाब इन कायरों के पास है नहीं इनके पास। अब आप आ जाइए, हमें बता रहे इससे अलायंस किया उन्हें। PDP से किसने अलायंस किया? कौन कहता रहा PDP आतंकियों के साथ, अलगाववादियों के साथ है? किसने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में PDP के साथ? महबूबा मुफ्ती किसकी भुआ बनकर बीजेपी के कार्यालय आती रही? कितना प्यार था, अब क्या हो गया आपको? पूरा जम्मू कश्मीर बर्बाद कर दिया आपने। वहां का कश्मीरी पंडित मूवी रिलीज करते और प्रमोशन करते, पूरी भाजपा कश्मीरी पंडितों के नाम पर जो पीड़ित हैं उनके नाम पर मूवी देखने जाते हैं गृह मंत्री, और मूवी का प्रमोशन करने को अपनी बड़ी कामयाबी मान जाते हैं। ये तो हालत इन्होंने देश की कर दी है। पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पंजाब में आतंकवाद और जो भी हत्याएं हो रही हैं, सिद्धू मूसेवाला, इनसे पूछिए, कनाडा से लेकर दिल्ली के तिहाड़ में बैठे, इनको पता तक नहीं था। इनका खुफिया विभाग सिर्फ मोदी जी के इर्द गिर्द घूमने में या 2 पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए लगा। इनका कोई किसी से लेन देन नहीं है। ईडी की बात पर आ जाती हूं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का नाम लिया जा रहा है।
सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस की, राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष है। इन्होंने कहा 2012 का मामला, मैं सहमत हूं, 2012 का मामला है जब किसकी सरकार थी, बिल्कुल कांग्रेस की थी। हमने नहीं किया, जनता पूछ रही है, हम कांग्रेस ने नहीं किया। आपको 8 साल हो गए, 8 साल आपको हो गए हैं। कागज सारे, हर साल मैं भी इनकम टैक्स भरती हूं, मीनाक्षी जी आप भी भरती होंगी, सारे रिकॉर्ड इनकम टैक्स चुनाव आयोग के पास सारे पेपर है। कोई ऐसा तो नहीं कि आज बीज बोएंगे तो 1 महीने बाद फसल उगरेगी तभी कुछ हो पाएगा। 8 साल से पेपर है आपके पास, जांच कर लिया आपने। 15 में लेकर आपको क्लीन चिट हमें ईडी ने दी, हमें अपना सीबीआई ने क्लीन चिट दी, हम लोगों को पूरा। अब ये बात ये है कि ईडी का डर ये जिसे मर्जी दिखा ले। रीटा बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश में, क्या मोदी जी के लिए नहीं कहा? आपके आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के शासन में रहे, आज भाजपा में है, मोदी जी के लिए क्या कुछ नहीं कहा? कितने भ्रष्टाचार के आरोप लेकिन अलका जी ये बात सच है, ये बात सच है, लगातार इस पर चर्चा होती रही है। मैं एक छोटी सी बात इसमें और ऐड करूं, आप जवाब दीजिएगा अलका जी। देखिए आज मैंने इसलिए पूछा कि ये व्यक्तिगत आरोप है, ये पूरी पार्टी पर आरोप नहीं है, क्योंकि जब एसआईटी की जांच, नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जांच उनके खिलाफ बैठी तो 9 घंटे तक एसआईटी के सामने उन्होंने भी अपने सभी सवालों का जवाब दिया है। तब तो पार्टी की पूरी पार्टी खड़ी नहीं हो गई थी कि भाई हमारे भाजपा शासित मुख्यमंत्री के लिए ये क्यों प्रतिशोध की राजनीति खेली जा रही है। सुनिए, बहुत अच्छा सवाल किया कि उस समय मोदी जी अकेले एसआईटी में गए, राहुल गांधी जी के साथ ताकत बनकर पूरी कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता क्यों खड़े हैं? उस समय पता है क्या, अटल जी और अडवाणी जी 2 बड़े नाम थे जो भाजपा को चलाते थे। वही अटल जी ने गुजरात में तब मुख्यमंत्री थे, मोदी जी को राष्ट्र उनका राज धर्म समझाया था कि आग लग रही है, गुजरात जल रहा है, आप प्रधान मुख्यमंत्री हैं, आप अपना राजधर्म निभाइए। मोदी जी को पसंद नहीं आया था और अडवाणी जी ने ही कहा था पूरी भाजपा को कि मोदी के साथ कोई एसआईटी में नहीं जाएगा, वो अकेले जाएंगे, निर्दोष हटवाएंगे, कोई भाजपा अडवाणी जी के कहने पर नहीं। यानी ईडी के सवालों का जवाब देना राजधर्म नहीं है। नहीं, एक सेकंड, नहीं तो चल रही है ना जांच, राहुल जी क्या घर में बैठे हैं, हम उन्हें जाने नहीं दे रहे? बिल्कुल, कांग्रेस तो नाराज है ना? नहीं, कोई नाराज नहीं है। नाराज हम देश के अंदर जो उन्माद है, बेरोजगारी है, महंगाई है, करोड़ों लोग त्रस्त हैं, आवाज नहीं उठा पा रहे, यूएपीए लगाकर बुलडोजर चलाकर कुचला जा रहा है लोकतंत्र की इस आवाज को। संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में। सो राहुल गांधी जी के साथ पूरी ताकत बनकर कांग्रेस का परिवार खड़ा है। और ये निजी मामला नहीं है, ये कांग्रेस ने 90 करोड़ का चंदा, मेरे जैसे कार्यकर्ता सदस्यता लेते हैं, चंदा देते हैं, ये मेरा फंड है, ये मेरे से करोड़ों लोगों का फंड है, जो हम लोगों ने एक उस अखबार को, समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए दिया। तो ये व्यक्तिगत मामला कैसे हो गया? और हमने उसे इसके लिए चुना। इसी पर हम जवाब ले लेते हैं सुधांशु जी का। आपने राजधर्म याद दिलाई। सुधांशु जी देखिए, नरेंद्र मोदी जो एसआईटी के सामने सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए थे, उसमें और इस किस्से में बड़ा फर्क है। और कांग्रेस पार्टी इसलिए खड़ी है क्योंकि यहां वो कह रही हैं कि ये पूरे पार्टी का मामला है, पार्टी ने चंदा दिया था। नहीं, ये बिल्कुल वाकई बड़ा फर्क है। एक तो मुझे बड़ा, देखिए कांग्रेस के नेताओं का कितना अद्भुत ज्ञान होता है कि अलका जी को यह भी पता है कि अटल जी ने क्या बोला था, अडवाणी जी ने क्या बोला था, और शायद उस समय तो इनकी आयु कितनी रही होगी और उसको कितनी बेहतर जानकारी है। मगर मैं बता रहा हूं अभी इन्होंने क्या बोला। अरे जब अडवाणी जी गए लिब्राहन कमीशन में, अडवाणी जी को मार्गदर्शन, अडवाणी जी गए, कल्याण सिंह जी गए, डॉक्टर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, दर्शकों को भी बहुत सुख मिल रहा है इस तरह की चर्चा में। बोला जो कोई भी समझ सकता है कि किसको जानकारी है। जैसे मैं बैठ के ये जानकारी जैसे आज मिल रही है वैसे देखिए अभी स्वयं ये बोल रही थी कि ईडी ने राहुल गांधी से क्या पूछा, ये किसी को कैसे पता हो सकता है। वह स्वयं ये बोलने लगी कि अटल जी ने मोदी जी से क्या कहा वो इनको पता है और पूरी प्रामाणिकता से बोल रही थी। कोई बात नहीं, उस विषय को छोड़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अलका जी। जब अडवाणी जी गए पेशी में, ढांचा विध्वंस में, डॉक्टर जोशी गए, उमा भारती गई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय डॉक्टर जोशी और अडवाणी जी। क्या हमने कभी ऐसा सीन क्रिएट किया? नहीं। मोदी जी से लेकर डॉक्टर जोशी से लेकर अडवाणी जी तक हमें पता था कि सत्य का पक्ष हमारे है और आपकी 15 साल सरकार रही, ठेला भर नहीं प्रूव कर पाई।
जब लिबान कमीशन की रिपोर्ट आपने देखी तो वो पूरी तरीके से साबित हो गई। अलका जी सुनिए ना, अब देखिए गड़े मुर्दे का आजादी का आंदोलन पे सुधांशु जी मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। अलका जी देखिए, आप ही ने कहा गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, तो हम जरा क्रांति की राजनीति में नहीं जाएंगे, हम आज की बात करेंगे। सुधांशु जी अपनी बात आज ही की कर रही हूँ जी, ये कह रहे हैं ना हमने आंदोलन नहीं किया, हमने नहीं। अब देखिए मीनाक्षी जी, ये गोडसे और सावरकर तक ये गई और कहती हैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आजादी से पहले के भी दे देता हूं, सुनिए एक शब्द कहूंगा जरूर आजादी से पहले। सारे दर्शक जाके चेक कर लें, आंदोलन वीर सावरकर को 2 जन्मों के फांसी की सजा हुई 1910 में। जी मोदी जी, क्योंकि आपको आंदोलनों का पता ही नहीं। अलका जी आपको मेरे ख्याल सुनना चाहिए। अलका जी मुझे लगता है आपको भी सुनना चाहिए। दो चर्चा के लिए प्रवक्ता बैठे हैं, इतना सम्मान एक दूसरे के प्रति रखें और मेरे दर्शकों के प्रति भी रखें। जब 2 ही लोग हैं तो आपको पूरा मौका मिलेगा। आप मुझे बारी बारी अज्ञानी कहेंगे तो मुझे अपना ज्ञान दिखाना पड़ रहा है और कुछ नहीं। बोलिए बोलिए, जरूरत नहीं है दूसरे के बीच में बोलने की। सुधांशु जी बात पूरी करें। हाँ, अब मैं बेकार बात बता रहा हूं। अब एक बात जरूर बोल दूं गड़े मुर्दे उखाड़ने पे, कि जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई थी 1910, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। विलियम वेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। ये स्वतंत्रता का आंदोलन है। अरे आप ले गई थी सावरकर में, मैं नहीं ले गया। और जब वहां पे फैक्ट अनकंफर्टेबल हुआ तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब वर्तमान पे आते हैं, आप ही ले गई थी गोडसे सावरकर, आप ले गई थी, मैं नहीं। पास रखिए, पूरा इतिहास तोड़ मड़ोड़ के रख दिया आपने। ठीक है, वर्तमान पे। अरे व्हाट्सएप नहीं, मैं चैलेंज करता हूं। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न था। मीनाक्षी जी अभी चेक करिए, अभी चेक करिए। अलका जी मेरे ख्याल ये व्यक्तिगत टिप्पणियां करना शोभा नहीं देता। अभी चैलेंज करता हूं, अभी देखें। सुधांशु जी आप अपनी बात पूरी करें। कांग्रेस प्रेसिडेंट की लिस्ट इतिहास को बदलने में इस ढंग से इतिहास में झूठ बोलकर राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को नहीं बोलना चाहिए। आपका जो इतिहास है उसे स्वीकार करना चाहिए। स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दीजिए, सरदार पटेल का नाम हटाने से इतिहास नहीं बदल जाता है। अलका जी अगर आप चाहती हैं कि केवल आप इस चर्चा में बोलें तो फिर हम 2 मेहमानों के साथ कैसे चर्चा करेंगे? मेरे ख्याल से सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आपके पास आऊंगी, आपको कंडेम करने का पूरा मौका मिलेगा। अगर आप आजादी के पहले के आंदोलन पर जाएंगे तो फिर वो वीर सावरकर की बात करेंगे। सुधांशु जी वर्तमान की पॉलिटिक्स की बात चल रही है, आप उस पर अपनी बात पूरी करें, फिर मैं अलका जी के पास। हाँ, अब मैं वर्तमान पे आता हूं। वीर सावरकर का जो मैंने फैक्ट बोला कोई भी दर्शक जाके चेक कर सकता है, स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं आता हूं वर्तमान। देखिए वर्तमान में ही तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। अभी अभी एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बाई चांस वीडियो आ गया था जिसमें क्या कह रहे थे, हाँ भाई चलो हाजिरी कहां लगानी है। साफ समझ में आ जाता है कि पार्टी का मामला कितना बड़ा है। वाकई पार्टी का मामला है, इसलिए कि भारत के इतिहास में सत्ताधारी दलों ने सत्ता में रहकर सरकार का पैसा तो हड़प किया, परंतु अपनी पार्टी का पैसा स्वयं हड़प कर लिया। और वो भी वो जो स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलनकारियों ने सहयोग देकर बनाया था, वह पैसा भी अर्पित कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं मीनाक्षी जी। ये वो पार्टी जिसके 2 प्रधानमंत्रियों ने सत्ता में रहते हुए अपने को भारत रत्न अर्पित किया था, उसी परिवार के 2 नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए एज एसोसिएट जनरल लिमिटेड की सारी संपत्ति अपने को अर्पित कर पैसा ले लेकर। अच्छा अलका जी मुझे एक बात बताएं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ इस वक्त पूरी कांग्रेस पार्टी अपनी सॉलिडारिटी दिखा रही है। जब इतना राहुल गांधी आपके लिए महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी खुद पार्टी का चार्ज क्यों नहीं संभाल लेते, क्यों वो अध्यक्ष नहीं बन जाते? आपका सुझाव बहुत अच्छा है और हम इसी पे काम कर रहे हैं। हमारा अभी सदस्यता अभियान खत्म हुआ है। पूरे देश में कांग्रेस अकेली एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पर सदस्यता अभियान चलकर वोट होकर अपना अध्यक्ष चुनना जाता है और चुना जाएगा, और राहुल गांधी जी चुने जाएंगे, कोई दो राय नहीं। ये भाजपा नहीं है, ये दूसरे दल जहां पर लोकतंत्र का नाम नहीं है। दफा भी राहुल गांधी जी चुने गए थे लेकिन उन्होंने खुद नहीं अपने हाथ पीछे खींच लिए। नहीं, 2019 की हार की जिम्मेदारी उन्होंने ली, और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई नेता हार की जिम्मेदारी लेते हुए पीछे हटे। लेकिन अब दोबारा सदस्यता अभियान हुआ है, 5 साल के लिए अध्यक्ष चुना जाएगा और राहुल गांधी जी चुने जाएंगे। तो अब मैं आ जाती हूँ इनके नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब राहुल गांधी ने कौन से राज्य में या पार्टी की एका के लिए ऐसा कौन सा उन्होंने जान फूकी है, ये भी दर्शकों को पता चलना चाहिए कि आप लोग उनके पीछे इतनी ताकत के साथ खड़े हैं। देखिए, वो हमें चुनाव जिताएं हराएं अलग बात है, लेकिन क्या हमें उस नेता के नेतृत्व की, उसकी क्षमता, उसकी सच्ची ईमानदारी पर
विश्वास है, 100% विश्वास है। जीत हार होती रहेगी। एक चुनाव मैं लड़ी, जीती, और दूसरा मैं हार गई, उससे क्या होता है? मेरा जो कार्यकर्ता, मेरा वोटर आज भी मेरे साथ खड़ा है। कहते हैं कि भूल हो गई, गलती हो गई। वैसे देश को भी एहसास है कि हमसे बहुत बड़ी भूल और गलती हो गया, देश जल रहा है। आज बेरोजगारी, महंगाई, इनके कहने से क्या होता है? इनका कहना बेरोजगारी नहीं, महंगाई नहीं, जनता मान ले। ये कहते हैं चंदा, आजादी का आंदोलन का, पार्टी का चंदा इन्होंने। अरे आपने तो देश की संपत्तियों को बेच डाला पूंजीपति मित्रों के हाथ में, और उन पूंजीपति मित्रों से चुनावी चंदा लेकर अपने पूरे देश में कार्यालय, जमीनें खरीद खरीद कर खोल ली। जय शाह 50,000 के घाटे की कंपनी, नोटबंदी के बाद 80 करोड़ कमा जाता है मुनाफा। वो फार्मूला देश के युवाओं को, बेरोजगारों को, करोड़ों को बता दीजिए ना सुधांशु जी, जय शाह से पूछकर कि जय शाह जी, वो फार्मूला देश का बेरोजगार करोड़ों युवा जानना चाहता है, जिन्हें आप सेना में ठेके पे भर्ती देना चाह रहे हैं सिर्फ 4 साल के लिए और रिटायर करना चाहते हैं। वो वहां नहीं जाना चाह रहा, वो बिजनेस करना चाहता है जो जय शाह कर रहा था, जो 50,000 की घाटे की कंपनी 80 करोड़ का मुनाफा कमा जाती है। ये इतना भद्दा मजाक करते हैं। जो देश का गरीब मजदूर है ना, वो सुनकर भी इनसे क्या उम्मीद करेगा कि सत्ता में बैठा नेता ही मानने को तैयार नहीं कि देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, 400 का सिलेंडर 1000 रुपए पर पहुंच गया है, चरम पर। आज 45 साल का इतिहास रिकॉर्ड तोड़कर बेरोजगारी है, मानने को तैयार नहीं कि देश जल रहा है, देश में हिंदू मुस्लिम करके ठीक। वैसे आप जैसे कि आप मानने के लिए तैयार नहीं कि राहुल गांधी बार बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फेल साबित हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उन्हें आगे करके उनके पीछे अपनी ताकत लगाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, एक इलेक्ट्रोल है और एक संगठन की राजनीति है। हमें अपने उनकी संगठन की नेतृत्व क्षमताओं पर, सच्चाई पर, ईमानदारी पर, संघी सरकार के सामने कभी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, समझौता नहीं करेंगे। हमें उस नेतृत्व पर विश्वास है। उसका नाम है राहुल गांधी। वो राहुल सावरकर नहीं है, ये उन्होंने खुद कहा हमें बार बार, और हमें विश्वास है उनकी बात। सुधांशु जी, ये राहुल गांधी है, ये झुकेगा नहीं। ये राहुल सावरकर नहीं है, ये झुकेगा नहीं। देखिए मीनाक्षी जी, मेरा एक अनुरोध रहेगा, 2 ही लोग यहाँ हैं, तो बेहतर होगा कि जब एक व्यक्ति बोले दूसरे का फेडर ऑफ कर दीजिए, मेरा ऑफ कर दीजिएगा जब ये बोले। मुझे नहीं, आप ऐसे भी बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करते, इस बात के तो दर्शक भी गवाह हैं। ठीक है सुधांशु जी। हाँ, अब मैं ईमानदारी से इनकी बात का जवाब देता हूं फैक्ट के साथ। अभी अलका जी ने बोला कि गैस का सिलेंडर 1000 रुपए पे चला गया। मैं कहता हूं मीनाक्षी जी, आप अपनी जरा फैक्ट चेकिंग टीम को दिखाइए कि जनवरी 2014 में हमारी सरकार आने से पहले गैस का सिलेंडर कितने का था? 1241 रुपए का। यानी आज इस कोविड के दौर के बाद भी बकौल अलका जी अभी हम उससे 200 रुपए कम हैं, जिस दौर में ये कहते थे कि महंगाई इस समय चरम के ऊपर है। अब मैं दूसरी बात इनको कहने का प्रयास करता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, बड़े लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। तो मैं देश के दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 21वीं सदी का पहला सूरज जिस दिन से उगा, उस दिन से हमारे अध्यक्ष देखिए और इनके 2001 में अध्यक्ष थे श्री जेना कृष्णमूर्ति, उसके बाद बने वेंकैया नायडू जी, उसके बाद बने लाल कृष्ण आडवाणी जी, उसके बाद हुए राजनाथ सिंह जी, उसके बाद हुए नितिन गडकरी जी, उसके बाद पुनः राजनाथ सिंह जी, उसके बाद हुए अमित शाह जी, उसके बाद जेपी नड्डा जी। अलग अलग प्रांतों से, कोई तमिलनाडु से, कोई आंध्र से, कोई गुजरात से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई हिमाचल से। और इनका 21 साल में क्या है? त्वमेव माता पुत्रम त्वदेव, त्वमेव भगनी भ्राता त्वदेव। पहले मां, फिर बेटी, फिर वो उनको पद देंगी, फिर उसके बाद 6 महीने मंथन चलेगा और पुनः घूम के आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, मैं दर्शकों से कहूंगा, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू कब अध्यक्ष बने थे? 1919 में। भाई साहब, 102 साल से घुमा फिरा कर एक ही परिवार के हाथ में सत्ता है। कभी दूसरे अध्यक्ष जरूर बने होंगे, पर वास्तविक सत्ता एक ही परिवार के हाथ में है, और वह डेमोक्रेटिक पार्टी है। यह मैंने फैक्ट बोला है, कोई भी जाकर इसको चेक कर सकता है। अब देखिए, गैस सिलेंडर के प्राइस की जहां तक बात आई, अलका जी देखिए, मैंने तो उसी वक्त जैसे उन्होंने बोला, मैंने सोचा कि मैं जरा चेक कर लेती हूं। तो एलपीजी गैस प्राइस के बारे में साल 2012 की एक रिपोर्ट कह रही है, इट वाज इंक्रीज्ड बाय फर्दर ₹3.50, यानी कि 1021 रुपए हो गया, जैसे ही 3.5 रुपए की और बढ़ोतरी हुई। ये दिसंबर 11 की खबर है और ये साल 2012 का सिलेंडर का एलपीजी का रेट है। नाउ आपकी टर्न। चलिए,
मैं आपके दर्शकों पर छोड़ देती हूं और उन लोगों पर, करोड़ों लोगों पर जो एलपीजी गैस का सिलेंडर लेते हैं, उन्हें तय कर लेने देते हैं कि आज की तारीख में वो कितने रुपए गैस सिलेंडर का दे रहे हैं। और 11 में, राइट, अब आप 11 में अगर मान लेते, चलिए 11 में 1100 का लेते थे तो 22 में 1100 का ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? अब आप जनता को यह कहना चाह रहे हैं उस समय बेरोजगारी क्या था? बेरोजगारी इतनी नहीं थी जितनी आज है। उस समय जेब में पैसा था, इसलिए शायद एक महीने के लिए जब ये 1100 पहुंचा, वरना 400 था, 400 रुपए था पूरा कांग्रेस के कार्यकाल में। लेकिन तब भी उनको एक महीने के लिए जब ये 1100 पहुंचा था ना, तब चुभा नहीं था, क्योंकि जेब में पैसा था, रोजगार था। आज बेरोजगार है और आज 1100-1200 रुपए है। अब मैं आती हूँ सुधांशु जी। लेकिन मैडम, चुभा तो तब भी होगा, तभी तो सरकार चली गई। चुभा तो तब भी होगा। नहीं, सरकार आती जाती रहेंगी, ऐसा नहीं है। 10 साल राज किया, 8 साल से ही बाहर है, ये भी 10 साल राज कर ले, फिर कोई और आएगा। कोई अमर नहीं होने वाला है, कोई अमर होकर सरकार में नहीं रहेगा। दूसरी बात, इन्होंने अपने अध्यक्षों के नाम बताए, सुधांशु जी, बड़ी हंसी आई। बंगारू लक्ष्मण जी का नाम क्यों नहीं लिया? बंगारू लक्ष्मण जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अपने कार्यालय में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और हटा दिए गए। ये नाम लेना भूल गए। और ये नाम आते कहां से हैं? ये नाम आते हैं नागपुर के आरएसएस संघ परिवार से। संघ परिवार तय करता है कि किस निक्करधारी को, आई एम सॉरी, अब जिनकी निक्कर पैंट में बदल गई है, क्योंकि अभी छवि के साथ, पहनावे के साथ लोगों को पहचानने की जब से बात हुई तो ये अपना पहनावा बदलने लग गए, वरना लोग इनको इनके पहनावे से पहचान रहे थे, है ना। तो अब वहां से तय होता है, जिसको वो चाहता है संघ का मुख्यालय, वहां ये उनको थोप देते हैं और इनको मंजूर करना पड़ता है। नितिन गडकरी जी भी भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए गए, बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आज ये नाम नहीं लेते उसका। मैं फिर कह रही हूं, हमारे यहां पर कहते हैं नेहरू जी कब रहे, मोतीलाल नेहरू कब रहे। यही तो विश्वास है कि 100 सालों से उस गांधी, उस नेहरू परिवार पर हमें विश्वास है। वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुका, वो संघियों के सामने नहीं झुकेगा। देश में भारत जोड़ो के नारे के साथ गांधी आगे बढ़ रहे हैं और नफरत में देश को बंटने नहीं देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष अपना कैंडिडेट उतारेगा। आज टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की अगुवाई में विपक्षी नेताओं ने यह फैसला लिया। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी पक्षों से बातचीत की जाएगी। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि इस वक्त विपक्ष को साथ आने की जरूरत है। विपक्षी नेताओं की बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत 16 दलों के नेता शामिल हुए। लेकिन आम आदमी पार्टी, टीआरएस, डीएमके समेत कई दलों ने ममता से दूरी भी बनाए रखी, इस बैठक से दूरी बनाए रखी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।